हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं PYQ सीरीज। और ये सीरीज रहेगा ज्योग्राफी और पॉलिटी का, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती TGT PGT में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल डिटेलिंग के साथ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। और साथ ही रहा आपको पांचों ऑप्शन के साथ। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो कौन सा शहर हो जाएगा? अंबाला शहर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। और ये जरूर ध्यान रखें कि प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ठीक, वहीं अगर बात करें अंबाला शहर की, तो ये आपको पता होना चाहिए ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। उसी तरह अमृतसर की बात करेंगे तो ये पंजाब में स्थित है। और कुरुक्षेत्र भी कहाँ का हो जाएगा? तो हरियाणा का हो गया। ठीक, और इससे क्या क्या प्रश्न आने वाले TRE 4 में बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल विभाजन का अर्थ क्या है। जल विभाजन की जो चर्चा आई है, तो जल विभाजन का अर्थ जानिए। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक उच्च भूमि, एक उच्च भूमि जो क्या करता है, दो नदी प्रणालियों को, दो नदी प्रणालियों को क्या करता है? अलग करता है, अलग करती है या करता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। अर्थ भी पूछ सकता है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जल विभाजक का निर्माण करने वाली, जल विभाजक का निर्माण करने वाली प्रमुख, अगर आपसे भू आकृतियां पूछ ले कि प्रमुख भू आकृतियां कौन कौन सी होगी, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि वो क्या क्या होगा। पर्वत हो जाएगा, पठार हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उच्च भूमि। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेंगे। आगे और प्रश्न की हम इसमें बात करें कि क्या बन सकता है, तो सिंधु नदी का अगर आपसे पूछ दे, तो सिंधु नदी ध्यान रखिएगा कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट क्या हो जाएगा? बोखरचू हिमानी से क्या है? निकलती है। तो कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये किसके बारे में? तो सिंधु नदी की बात हो रही है। ठीक, सिंधु नदी के बारे में। तो ये आप इसको सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। और ध्यान दीजिएगा, ये आपका ज्योग्राफी और पॉलिटी का PYQ है और इसी का डिटेलिंग कर रहे हैं। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। और अब इससे क्या मुख्य बिंदु बनेंगे उसको जान लेते हैं। आपको पता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसका विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। क्या क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं? तो अगर आपसे पूछे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। किससे? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से, यानी कि जो मुख्य रूप से नदी द्वारा अपने साथ बहाकर लाए हुए महीन कण हो गया, गाद, बालू, मिट्टी जमाव, ये सब से किसका निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जलोढ़ मिट्टी का, चूंकि जलोढ़ मिट्टी से प्रश्न कर रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, मुख्य क्षेत्र कौन सा है। ठीक,
तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, यानी कि कहने का सेंस हो गया कि गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और लिखते हुए चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वहीं आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल हो गया, फास्फोरिक अम्ल, और क्या होता है, चूना पाया जाता है, चूना पाया जाता है, मतलब कि कहने का सेंस हुआ भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है, इसलिए यह अत्यधिक उपजाऊ और क्या होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पूछ दिया जाता है कि किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये भांगर नाम से, किस नाम से, भांगर या बांगर भी लिखा हुआ रहता है। और अगर नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है खादर नाम से। और ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी आपको ज्योग्राफी के प्रश्न मिलेंगे, फिर आपको पॉलिटी के भी प्रश्न मिलेंगे। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, ध्यान दीजिएगा ये सब नाम काफी कम लोगों को याद होता है, का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कहाँ का, तो नेपाल का। ऑप्शन ए है तसांगपो, बी है मेकांग, सी है मापचा खवा, और डी है एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मापचा खवाब। कौन हो जाएगा, मापचा खवाब। अब और क्या जानकारी होनी चाहिए, कर्णाली नदी की अगर हम बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई कहाँ प्रवाहित होती है, तो यूपी में प्रवाहित होती है, यूपी में प्रवाहित होती है। और उसके बाद क्या कहता है, छपरा के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाता है, छपरा के पास कहाँ मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। तो आप इसको एक सेंटेंस के रूप में सजाकर अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, साथ ही अगर बात करें कर्णाली की, बात आई है कर्णाली नदी की, तो क्या कहता है, कर्णाली जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। किससे निकलती है, तब ये कैलाश पर्वत से निकलती है। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो तो ठीक है, लेकिन उससे और भी क्या प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए वो जरूरी है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए आपका क्या है, तसांगपो। तो तसांगपो आपको पता है कि किसका नाम है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है, आपको कई बार बता चुके हैं। और कहाँ ये जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको, यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मेकांग नदी की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज में लिख देते हैं। किसकी बात करें, ऑप्शन बी में था मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जो है ये तिब्बत से, कहाँ, तो तिब्बत से शुरू होकर, ध्यान रखिएगा, चीन, म्यांमार, और क्या कहता है, थाईलैंड, लाओस, हो सके ये सब नाम जरूर ध्यान रखिए, पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। कंबोडिया, और क्या कहता है किससे होकर बहती है, तो वियतनाम से होकर बहती है, वियतनाम से होकर बहती है। कौन, तो मेकांग नदी। कहाँ से शुरू होकर, तो तिब्बत से शुरू होकर। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। चलिए आगे की पॉइंट को देखेंगे अगले प्रश्न में। और हाँ, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं पूरा क्लास देखा करें। 4 नंबर पे आ गए,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था लगभग, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो लगभग की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 31%। कितना हो जाएगा? 31% हो जाएगा। ठीक, ये तो हुई इसके आंसर की बात। उसी तरह से आपसे और क्या क्या डाटा आगे पूछ सकता है। तो अगर यहीं पर 2011 की जगह कभी कभी 2001 वाला भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें कि भारत में नगरीकरण तो कितना था परसेंटेज? 27.81%। तो ये डाटा ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ आपसे ये पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना में सर्वाधिक नगरीकृत आबादी किस राज्य की थी? तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र का। तो छोटी छोटी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन करिएगा। वहीं अगर आपसे पूछ दे 2011 के अनुसार सर्वाधिक, सारा 2011 की जनगणना के अनुसार ही बोल रहे हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य प्रतिशत में कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। तो ध्यान देना है आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। ठीक, वहीं और एक पॉइंट यहाँ पर बन सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अगर आपसे पूछ दे कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो ध्यान रखिएगा 11.29%। सब लगभग में डाटा है, याद होना चाहिए। आगे की ओर चलेंगे, 5वां नंबर प्रश्न। और अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। 5 नंबर पे आइए। सोमेश्वर की श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? आपसे पूछा जा रहा है। इससे संबंधित काफी बार बिहार के एग्जामों में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये आपका किस श्रेणी का होगा? सतपुड़ा श्रेणी या फिर विंध्याचल श्रेणी या फिर शिवालिक श्रेणी? तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का भाग। ये तो हुआ पहला पॉइंट। वहीं आपको पता है कि सोमेश्वर की जो श्रेणी या फिर पहाड़ी श्रृंखला है, इसकी जो भू आकृतियां ये बिहार राज्य के, इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में क्या है? व्याप्त है। उत्तर पश्चिमी भागों में व्याप्त है। अगर प्रश्न पूछे तो किस भाग में, ये ध्यान रखना है। और वहीं बात करें शिवालिक पहाड़ी का, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये तीसरा भाग है। कैमा भाग है? तो तीसरा भाग है। ठीक, और अगर हम बात करें तो क्या कहता है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर श्रेणी में है और उसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ये ध्यान रख सकते हैं। वहीं सोमेश्वर श्रेणी की बात आई है, सोमेश्वर श्रेणी की, तो इसमें अपेक्षाकृत ध्यान रखिएगा युवा तलछटी चट्टानें हैं। युवा क्या हो जाएगा? तलछटी चट्टानें। कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें बलुआ पत्थर और कंकड़ क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये बात लिख लीजिएगा। और रामनगर दून, एक प्रश्न और पूछता है कि रामनगर दून और क्या कहता है सोमेश्वर श्रेणी के बीच, श्रेणी के बीच कौन सी घाटी? तो नाम ध्यान रखिएगा, हरहा घाटी। कौन घाटी? तो हरहा घाटी।
चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। कितने सेंटीमीटर में सीमित है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ए में है 125 सेंटीमीटर, बी है 50, सी है 75, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से 75 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हुई इसके आंसर की बात। वहीं आपको पता होना चाहिए 50 सेंटीमीटर के सामने क्या लिख लीजिएगा कि अल्प वर्षा क्षेत्र। अल्प वर्षा के क्षेत्र, अल्प वर्षा के क्षेत्र 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा का क्षेत्र कहलाता है। कम वर्षा का क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है। और हमसे शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से पूछा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हुआ? 75 सेंटीमीटर हुआ। वहीं आप एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं कि अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात करेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहेंगे, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और शुष्क की बात आई है तो कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? स्थापना पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है कि कहाँ है, तो स्थापना इसका 1959 में हुआ था। और ये है कहाँ? तो जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर में। तो ये सब नोट डाउन करते चलिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे, और सारे देखिए आप ही के पूछे हुए प्रश्न हैं बिहार शिक्षक भर्ती में, और हम उसको डिटेलिंग में बता रहे हैं कि और क्या प्रश्न आपके लिए आगे बन सकते हैं। इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? तो जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही सारे प्रश्न हैं। तो इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए कि पवन के अपरदनात्मक क्रिया से होता है। किससे होता है? यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है। पवन के कौन क्रिया से होता है? तो अपरदनात्मक क्रिया से होता है। ठीक, और चलिए क्या क्या जान सकते हैं। वही इंसेलबर्ग, कौन सा टर्म आपका आया है यहाँ पे? इंसेलबर्ग। तो इंसेलबर्ग जो है ना, ये जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। और अगर इसका अर्थ आपसे पूछ ले तो अर्थ होगा क्या? द्वीपीय पर्वत। क्या होगा? द्वीपीय पर्वत। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसी तरह से पूछ लिया जाता है, पूछा भी जा चुका है कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति, स्थलाकृति कौन कौन सा है? आपको एग्जाम्पल में रहेगा और आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे कि हो जाएगा आपका बातगर्त, ज्यूगेन, इंसेलबर्ग, जो कि हमसे पूछा ही गया है प्रश्न में। साथ ही साथ भूस्तंभ, कांटर, बरखान, ये सब क्या है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हो जाएगी। लेकिन आपसे वही हिमनद द्वारा पूछ ले तो, कि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तब उसमें आपको ध्यान रखना है यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी उसके अंतर्गत आ जाएगी। लटकती घाटी आ जाएगी, लटकती घाटी आ जाएगी। ड्रमलिन आ जाएगा, हिमश्रृंग आ जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये सब आपका आ जाएगा हिमनद स्थलाकृति के अंतर्गत, हिमनद द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति है उसके द्वारा। चलिए आगे की प्रश्न को देख लिया जाए। और आगे बढ़ने से पहले जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं,
प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल पेड बैच जैसा डिटेलिंग दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड। और आज आपका चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज ज्योग्राफी और पॉलिटी को, जिसमें जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसका आपको क्या किया जा रहा है सॉल्यूशन की, और क्या इससे संबंधित प्रश्न टीआरई 4 में बन सकते हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और अभी आपको ज्योग्राफी के प्रश्न देख रहे हैं, पॉलिटी के भी प्रश्न मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? तो ये कौन सी मृदा हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी। और क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि लाल मिट्टी का अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, और क्या ध्यान रख सकते हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और क्या कहता है मेघालय, ये सब क्षेत्रों में क्या है पाया जाता है। तो हो सके आपको ये सब सारे ऑप्शन में दिए रहे, पूछे किनमें से नहीं, तो आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। वही बात करें लाल मिट्टी से संबंधित और भी पॉइंट की, तो आपको पता है ये मिट्टी जो है अत्यंत क्या होती है, रंध्र युक्त होती है। क्या होती है, तो अत्यंत रंध्र युक्त होती है। और अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो पूछ दिया जाता है कि लाल मिट्टी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण होता है लाल मृदा का लाल रंग, ये बात पता होना चाहिए। और लाल मिट्टी में आप ध्यान रखेंगे, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्या कहता है फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो कमी पाई जाती है, ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है। और ज़्यादा क्या पाया जाता है लाल मिट्टी में, तो लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम होगा, और क्या होगा चूना का अंश हो जाएगा, ये सब आपको अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कमी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो ये चीज़ आपको क्या करना है ध्यान रखना है। पूछ देगा इसमें किस लाल मिट्टी में फसल का, तो कि क्या क्या फसल होता है लाल मिट्टी में ज़्यादा, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू, बाजरा, तीसी, दलहन, ये सब जो है, या फिर कहिए गेहूँ, ये सब की खेती की जाती है किसमें, तो लाल मिट्टी में सिंचाई के द्वारा। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे, और सारे प्रश्नों को बिल्कुल इसी तरह से करते हुए चलेंगे, तो आप लोग भी लाइक करते हुए चलिए। 9 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए। एक तरफ आपका स्थान है, एक तरफ आपका उद्योग है। तो अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो ये किस उद्योग से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वायुयान से संबंधित। तो एक आपका हो गया 3 नंबर, जो कि हमें सही सही मिलान कर लिया। दूसरा है आपका कोरवा, तो कोरवा यहाँ पर संबंधित हो जाएगा एल्युमिनियम से, तो बी का आपका हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा 4 नंबर। और एक चीज यहाँ पर पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिएगा कोरवा से संबंधित, कि कोरबा में बालकों की स्थापना पूछता है, कि बालकों की स्थापना जो हुई, बालकों की स्थापना ये किसके सहयोग से हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा रूस के सहयोग से। तो इसी में पॉइंट के रूप में आपको ऐड ऑन कर लेना है। ठीक,
वही बात करें सी में है आपका जमशेदपुर, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग से, तो सी का हो गया 1 नंबर। ठीक। डी है आपका मलाज खंड, तो मलाज खंड किससे संबंधित हो जाएगा, तो डी का हो जाएगा तांबा, यानी ये तांबा से संबंधित हो गया, तो डी का हो गया 2 नंबर। तो ये हमने सही सही मिलान कर लिया। अब मलाज खंड से आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि मलाज खंड जो है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्या है, तांबा का खान है, तांबा का खान है, तांबा का खान है। और मलाज खंड कहाँ पड़ता है आपका, तो ये मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में पड़ता है। और पता ही है आपको कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ ले तो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो एक एक बिंदु बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी आपको डिटेलिंग से समझाया जा रहा है। 10 नंबर पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है, फिर से आपसे 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन में है भील जनजाति, संथाल जनजाति, कोल जनजाति, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं। तो 2011 के अनुसार बात करेंगे तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील जनजाति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भील जनजाति। ध्यान रखिएगा भील जनजाति जो है मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, और क्या कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, ये सब राज्यों में क्या है पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, ये भील जनजाति के बारे में। ठीक। वहीं आपको पता है कि भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज किसकी तरह होते हैं, तो राजपूतों की तरह होते हैं, यानी कि ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है कौन भाषा, तो भील जनजाति भीली भाषा बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लेता है किसके बारे में, एक संथाल है बी नंबर में, तो संथाल से आप क्या ध्यान रख सकते हैं, संथाल जनजाति की बात करेंगे तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति है, जनसंख्या वाला क्या है, जनजाति है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये तो तीसरा है। ठीक। वही बात करें कि क्या कहता है भील के बाद कौन आता है, गोंड का स्थान होता है, और गोंड के बाद तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति संथाल। लीजिए हम ही आपको तो बता ही दिए। चलिए गोंड जनजाति से एक पॉइंट और ध्यान रख लीजिएगा कि ये भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। कितना राज्यों में, तो 13 राज्यों में निवास करती है। कौन जनजाति, तो ये गोंड जनजाति की बात हो रही है। ठीक। आगे की ओर बढ़ा जाए 11 नंबर प्रश्न पे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि और किस विषय का PYQ डिटेलिंग के साथ कराया जाए। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। बताइए इतना बड़ा आपका ये सिर्फ स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि उपयुक्त कथन किसका है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक। इनसे संबंधित प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन जानते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट कि जो ये कथन है इनका, ये किस अवधारणा पर आधारित है पूछ सकता है। तो समानता की अवधारणा पर, समानता की अवधारणा पर क्या है, ये कथन आधारित है। ठीक, समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान और महत्व योग पाने योग्य है। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न में बस आप क्वेश्चन और आंसर को ध्यान में रख लीजिएगा, रिपीट हो सकता है। चलिए 12 नंबर को देख लेते हैं। शांति विरोधी विचारक फ्रेडरिक नीत्शे निम्न में से किस देश का था, ये आपसे पूछा जा रहा है। किसकी बात हो रही है? फ्रेडरिक नीत्शे का। तो ये जो था जर्मनी का था। किस देश का हो जाएगा? ये जर्मनी का हो जाएगा। नाम जरूर ध्यान रखें, फ्रेडरिक नीत्शे। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जीवन काल की अगर हम बात करें तो इसका जीवन काल 1844 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा था। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। इसका मानना क्या था? किसका? तो फ्रेडरिक नीत्शे का नाम मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता का है। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है अगला बार कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह कथन किसका था? तो ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक नीत्शे का, जो जर्मनी देश का था। ठीक, ये बात हो गई। और आपको कुछ पूछ सकता है नाम, जैसे कि एक नाम ध्यान रखिएगा, आर्थर रसेल। आर्थर रसेल ये क्या थे? तो ये गणितज्ञ भी हो जाएंगे, दार्शनिक भी हो जाएंगे और सार्वजनिक मामले के विचारक भी थे। तो कभी कभी आपको नाम ऐसा दे देता है कि पता नहीं रहता। ठीक, वहीं अगर बात करें, एक नाम ध्यान रखिएगा, विल्फ्रेडो पैरेटो पूछ सकता है। तो ये क्या थे? अर्थशास्त्री, साथ ही साथ समाजशास्त्री। कभी कभी आपसे यही पूछ देगा कि इनमें से ये क्या थे। चलिए, या किससे संबंधित रखते थे। आगे की ओर बढ़ा जाए 13 नंबर प्रश्न पे। और प्लीज़ लाइक सपोर्ट आप लोग करते रहा करें, इतनी मेहनत आप ही लोग के लिए की जाती है। 13 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? कई बार बिहार के एग्जामों में रिपीट प्रश्न। ठीक, आगे भी मिल सकता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। वहीं आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद पंचायती राज से जुड़ा है, और अनुच्छेद तो 40 जान ही गए किससे जुड़ा है, तो पंचायती राज से जुड़ा है। साथ ही साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ दे कि ये क्या कहता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 40 जो है ये गांधीवादी दर्शन, कौन दर्शन? तो गांधीवादी दर्शन है भारतीय संविधान में। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी दर्शन भारतीय संविधान में है। ये बात होनी चाहिए। पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज का मूल यूनिट पूछ ले तो मूल इकाई या मूल यूनिट, तो ध्यान रखिएगा ये ग्राम सभा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्राम सभा। हालांकि ये सब बेसिक जानकारी है, आपको पहले से भी पता होगा। वहीं एक प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं को अगर बात करें संवैधानिक दर्जा की बात करें, किस अधिनियम के तहत, कौन संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा 73वां संशोधन अधिनियम 1973
93 के तहत काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न। चलिए आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप ज्योग्राफी के प्रश्न देख रहे थे, अब आप देख ही रहे हैं पॉलिटी के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। 14 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, उसने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जहाँ तक रही प्रतिवेदन जमा करने की, तो ऑप्शन ए है 1983, 1984 और 1985। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगर पूछ दिया जाए, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, सरकारी आयोग में पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसके गठन का उद्देश्य क्या था। तो गठन का उद्देश्य था इसका कि केंद्र और राज्य के संबंधों की क्या करना, समीक्षा करना ही इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक, इसका गठन हुआ कब था, तो 1983 में, ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं पूछ लेता है कि इसने अपना अंतिम रिपोर्ट किस वर्ष पेश किया था, तो इसने वही जमा किया था, तो ध्यान दीजिएगा 1988 में। तो यहाँ देखिए 1988 तो मौजूद था नहीं। अगर आपसे पूछ दे कि सरकारिया आयोग का अध्यक्ष कौन था, पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा रंजीत सिंह सरकारिया। तब तो नाम आपको ध्यान रख जाइएगा, क्योंकि सरकारिया इसके लास्ट में ही लगा हुआ है। ठीक, वहीं सरकारिया आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या पूछ ले तो सदस्यों की संख्या तो 3 थी। कितनी थी, तो 3, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब सरकारिया आयोग से संबंधित प्रश्न हो गया। एक ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है पुंछी आयोग। कौन आयोग, तो पुंछी आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध भी जो है केंद्र राज्य से ही है, केंद्र राज्य संबंध से है। तो पुंछी आयोग को भी ध्यान में आप रख ले सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, और ये सब आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं पॉलिटी के सेशन में। बताइए प्रश्न पूछता है कि नहीं। तो ऑप्शन ए है 280 अनुच्छेद, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268। तो वित्त आयोग का गठन हो जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ये तो हुआ इसके आंसर की बात। और इसमें पॉइंट आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेता है कि वित्त आयोग का गठन करता कौन है, तो ध्यान रखिएगा गठन करता कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछ दे कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष हो गया। वही आपसे पूछ दे कि पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, पहला वित्त आयोग का गठन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 1951 में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पहला वित्त आयोग का अध्यक्षता किसने किया था, तो केसी नियोगी ने। किसने, तो केसी नियोगी ने। तो ये नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, और इसमें आपका क्या पॉइंट बन सकता है, 5 वर्ष जान गए, कब हुआ, किस अनुच्छेद। हाँ, अगर पूछ दे कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो ये अपना रिपोर्ट भी किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को। और प्रश्न पूछ सकता है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं।
देखिए इतना निचोड़ दिया जाता है कि और क्या ही प्रश्न पूछेगा, जो जो बन सकता है सारा आपको बता दिया जा। तो ये कितने सदस्य होते हैं? 5। एक अध्यक्ष होता है जिसमें एक अध्यक्ष हो जाएगा और क्या कहता है 4 अन्य सदस्य हो जाएगा, 4 सदस्य हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, मतलब कि 16वां वित्त आयोग है, अभी 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष वर्तमान की अगर बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। तो ये आपका करेंट की दृष्टि से और पॉलिटी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनेगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता केन सारो बीबा जिन्हें 1995 में फांसी दे दी गई कहाँ के थे? ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। नाम क्या? केन सारो बीबा। तो ये कहाँ के थे? नाइजीरिया के। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। वहीं इनका अगर जीवन काल की बात करें तो 1941 से 1995 तक रहा और 1995 में इनको फांसी दे दिया गया। और नाइजीरिया के भी ध्यान रखिएगा, ओगोनी प्रांत के निवासी थे। ओगोनी प्रांत के ये क्या थे? निवासी थे। ठीक। एक लेखक, एक पत्रकार और टेलीविज़न के निर्माता के रूप में उस टाइम ये जाने जाते थे। और इन्होंने क्या क्या था कि ओगोनी प्रांत के विरुद्ध क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध इन्होंने एक राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उस आंदोलन का नाम आपसे पूछ सकता है कि आंदोलन का नाम क्या था, इनसे रिलेट करके प्रश्न पूछेगा तो उसका नाम था मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपुल। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि उस आंदोलन का नाम क्या था। और इसी आंदोलन की कीमत इनको क्या हुआ? जान देकर चुकाना पड़ा, इनको फांसी का सजा सुना दिया गया था। ठीक। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपसे रचनाकार का नाम पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, नागरिकता और सामाजिक वर्ग की जगह इंग्लिश टर्म भी रह सकता था, सिटीजनशिप एंड क्या रह सकता था? सोशल क्लास। कभी कभी आपको हिंदी की जगह इंग्लिश वर्ड ही पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। तो ये पुस्तक की जो रचना किया था T.H. मार्शल ने। किसने? तो T.H. मार्शल ने किया था। और ये पुस्तक 1950 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक। और इसमें कुछ था नहीं, इसके पहले देखिए आपको चर्चा किए थे ना, विल्फ्रेडो पैरेटो की नाम लिए थे। तो ये ऑप्शन में यहाँ भी देखिए मौजूद है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। और ये एक बार फिर से आपके लिए चैनल संबंधित जानकारी आ चुकी है। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, प्लीज़ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर क्या करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, आपका क्या सुझाव है, प्लीज़ बताया करें। और NCERT बेस्ड सारे आपको कराए जा रहे हैं, क्लास के साथ साथ PYQ का भी फुल डिस्कशन दिया जा रहा है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं ज्योग्राफी पॉलिटी के अगले प्रश्न में। और अभी हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न कर चुके हैं और अभी हमें पॉलिटी कर रहे हैं। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, बताइए ये आपको कितना बार हम पढ़ाए हैं। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये लोकसभा में, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये ध्यान होना चाहिए। और अगर बात करें तो क्या कहता है, किसकी चर्चा आई है? धन विधेयक की। धन विधेयक। तो पूछे
कि धन विधेयक की परिभाषा पूछे कि किस अनुच्छेद में इसका ये है, तो अनुच्छेद 110 संबंधित हो जाएगा। ठीक, लेकिन यही पूछे कि धन विधेयक की जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद से संबंधित होगा, तब अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 109। तो ध्यान देना है, परिभाषा पूछ रहा है कि प्रक्रिया पूछ रहा है। वही बात करें कि राष्ट्रपति जो है, एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए क्या है, नहीं भेज सकता है, नहीं भेज सकता है, यहीं पर लिख लीजिएगा। ठीक, और धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले किसकी अनुमति ली जाती है, अगर प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। और कोई धन विधेयक होगा या नहीं, कोई धन विधेयक क्या होगा या नहीं, होगा या नहीं, इसका अंतिम निर्णय पूछे। अंतिम निर्णय कौन करता है, तो ध्यान रखना है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है, प्लस आपको इतनी डिटेलिंग दी जाती है। तो आप लोग से बस यही आशा रहता है कि सपोर्ट करिए, बाकी आप लोग को बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और सॉल्यूशन दिए जाएंगे। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है भारत का महान्यायवादी, बी है मंत्रिमंडल सचिव, सी है गृह सचिव, डी है एक से अधिक, ई है कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, और अगर बात करें क्या क्या इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि केंद्र सरकार की बात जब आई है तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, चूंकि आपका यहाँ पर आ चुका है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट करेक्ट की दृष्टि से कि वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव कौन है, तो नाम ध्यान रखिएगा, टीबी सोमनाथन, टीबी सोमनाथन, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पूछ सकता है मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति नहीं जी, मंत्रिमंडल सचिव की नियुक्ति करेंगी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। तो ये एक पॉइंट आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि मंत्रिमंडल सचिव जो है किस प्रशासनिक सेवा से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा से, भारतीय प्रशासनिक सेवा से, यानी कि IAS। ठीक, ये चीज ध्यान रख लेना है। पूछेगा कि मंत्रिमंडल सचिव किसके अधीन कार्य करते हैं, तो ध्यान रखना ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। किनके अधीन, तो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें मंत्रिमंडल सचिव का, तो सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और क्या आपसे पूछ सकता है कि भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना कब हुई थी, मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना पूछ ले कि कब हुई थी, तो इस भी ध्यान रख सकते हैं 1950 में हुई थी, यानी कि संविधान को अपनाने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, आपसे तो प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर मंत्रिमंडल सचिव हो गया, लेकिन कितने सारे प्रश्न आगे भी आपको देखने को इससे मिल सकते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न को अब देख लेते हैं।
और आपको बार बार बोल रहे हैं, यकीन कीजिए आपको PYQ तो बहुत क्वेश्चन हर जगह पढ़ाया मिल जाएगा, लेकिन इतना डिटेलिंग मेहनत कोई नहीं करता है, और हम आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि आपको TRE 4 में काफ़ी हेल्प रहे। तो आप लोग बस सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, लाइक तो करते ही नहीं है, लाइक कर दिया कीजिए। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो यहाँ पठार दे दिया है और आपको उसका राज्य संबंधित बताना है। वायनाड की बात करेंगे तो ये केरल से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, सही दिया हुआ है। दूसरा है दंडकारण्य जो कि मध्य प्रदेश दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है। आगे ऑप्शन चेक करते हैं, मलनाड पठार जो कि कर्नाटक से, तो ये भी बात क्या है, सही दिया हुआ है। हमसे जोड़ा सही नहीं है वाला पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि दंडकारण्य की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जगह क्या होना क्या कहता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया, तो ध्यान रखिएगा कि दंडकारण्य का विस्तार जो है, विस्तार कहाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा जी, उड़ीसा मत लिखिए, छत्तीसगढ़, हाँ उड़ीसा, और क्या कहता है आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग क्या कहता है, लगभग की अगर हम बात करें तो 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है इसका विस्तार। यहाँ आपका मध्य प्रदेश दे दिया था, इसीलिए ये गलत हो गया। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि दंडकारण्य पठार जो है, इससे किस नदी का उद्गम होता है, तो इंद्रावती नदी का। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इंद्रावती नदी का उद्गम किस पठार से होता है, तो दंडकारण्य पठार से होता है। चूंकि और ये क्या है, पूर्वी मध्य भारत का, पूर्वी मध्य भारत का एक भौतिक क्षेत्र है, एक भौतिक क्षेत्र हो जाएगा कौन सा, तो दंडकारण्य पठार। चलिए आगे की बात करेंगे और आज के क्लास की अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनमें से जो हो जाएगा आपका म्यांमार के साथ अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब बात किसकी आ गई, म्यांमार की। तो म्यांमार से आप ध्यान रखिएगा, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। ठीक वहीं अगर आपको पता होना चाहिए, पूछ लेता है कई बार कि म्यांमार की जीवन रेखा, ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कई बार कि म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इरावदी नदी को। किसको, तो इरावदी नदी को कहा जाता है। और म्यांमार में जो है अधिकांश जनसंख्या की अगर हम बात करें, अधिकांश जनसंख्या की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का पालन करती है। किसका पालन करती है, तो बौद्ध धर्म का पालन करती है, ये भी ध्यान में होना चाहिए। यहाँ का एक मुख्य पर्वत श्रेणी है, नाम पूछ लेता है, अर्कान योमा पर्वत, अर्कान योमा, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, म्यांमार का प्रमुख पर्वत श्रेणी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और क्या कहता है, किसके साथ सीमा लगती है, ये हम लोग जान लिए, यानी कि 4 राज्यों के साथ, संख्या भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एक कमेंट आपको बताना है, आंसर देना है, क्या देना है, किस प्रश्न का। आपको यहाँ पर प्रश्न रहेगा कि बांग्लादेश के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, यही आपको प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी किया करें। सॉल्यूशन बाय पीजे हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह अगले क्लास में, तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।